अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताज़ीम अली। नाजरीन, हमें खाने में बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। किसी को मीट पसंद है, किसी को दालें पसंद हैं और किसी को सब्जियां। लेकिन नाजरीन, क्या कभी किसी को खाने में इंसानी गोश्त भी पसंद हो सकता है? हम अवाम न्यूज़ नेटवर्क की सीरीज़ द टेल्स ऑफ डेड के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे। नाजरीन, ये कहानी है ईसेई सगावा की। ईसेई सगावा जो कि 26 अप्रैल 1949 को जापान में पैदा हुआ। ईसेई की फैमिली बहुत वेल्दी यानी बहुत अमीर ख़ानदान था और जब ईसेई पैदा हुआ तो इतना प्री मेच्योर था कि वो अपने वालिद के एक हाथ में पूरा आ गया। डॉक्टरों के काफ़ी इलाज के बावजूद और इतने मुआलिज के बाद भी ईसेई जब बड़ा हुआ तो सिर्फ 4 फुट 9 इंच का था। ये वो चीज़ थी जिसको ईसेई ने ऐसे काम करने पर मजबूर कर दिया जिससे इंसानी दिल दहल जाए। ईसेई जब बड़ा हुआ तो उसकी टांगें बहुत कमज़ोर थी। इन कमज़ोर टांगों की वजह से उसको बड़ी और मोटी टांगों वाले लोग बहुत पसंद आते थे। ईसेई का कहना था कि जब वो अपनी माँ को देखता और उसकी मोटी टांगों को देखता तो उसका उसे खाने का दिल करता। ईसेई का ये भी कहना था कि जब वो फर्स्ट ग्रेड में था उसका दिल करता कि वो अपनी उम्र के बच्चों की टांगों को खाए। इसी तरह की डिज़ायर्स को लेके ईसेई जवान हुआ और 24 साल की उम्र को पहुंचा। इसी दौर के दौरान ईसेई की दोस्ती एक जर्मन खातून से हो गई। वो इस जर्मन खातून से मिलने उसके घर गया, लेकिन ईसेई के इरादे कुछ नापाक थे। उसने उस खातून का रेप करना चाहा। जब ये बात पुलिस तक गई तो पुलिस ने ईसेई को अरेस्ट कर लिया। तो कुछ ही दिनों के बाद ईसेई के वालिद ने विक्टिम को पैसे देकर ईसेई को उस केस से छुड़वा लिया। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ईसेई के दिल में जो घिनौनी साजिश और घिनौने इरादे हैं वो अभी आना बाकी हैं। तो नाजरीन, जब ईसेई 28 बरस का हुआ तो पीएचडी करने के लिए, लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए पेरिस चला गया। अब पेरिस गया तो ना ये जापान था और ना उसे कोई रोकने और पूछने वाला था। तो वो रोज़ एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता, इसलिए नहीं कि वो इससे कुछ सेक्सुअली इंगेज होना चाहता था, इसलिए कि वो उसको मार कर उसकी टांगों को खाना चाहता था। वो रोज़ एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता और उसे मारने के इरादे से उस पर बंदूक रख देता, लेकिन वो चला ना पाता। उसकी बायोग्राफी में उसका कहना यह है कि उसकी उंगलियां फ्रीज हो जाती थी। लेकिन एक दिन अब वो आ पहुंचा कि जब उसने इस घिनौनी साजिश को पूरा करना था कि जिन दिनों वो पीएचडी करने पेरिस में आया हुआ था, उसने एक दिन अपनी क्लास फेलो रीनी को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया। अब ये इनवाइट वैसे डिनर इनवाइट भी हो सकता है या कोई डेट इनवाइट भी हो सकता है। तो रीनी तो उसके फ्लैट पर आ गई, लेकिन रीनी को ये मालूम नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती है। रीनी जब अपार्टमेंट में आई तो पहले पहले तो बहुत अच्छे तरीके से उससे पेश आता रहा। रीनी जब साइड पर जाके बैठी तो ईसेई एकदम एक राइफल लेके आ गया, जिससे उसने रेनी के गर्दन पर एक शॉट किया। रेनी की पल भर में ही मौत हो गई। जब रेनी की मौत हो गई तो ईसेई ने एक ऐसा घिनौना अमल किया जिसकी बुनियाद पर मैं ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। तो ईसेई ने किया ये कि उसने रेनी को फर्श पर सीधा लटा दिया। उसने एक एक करके रेनी की दोनों टांगों को काट दिया। अब आइजे रेनी का कच्चा गोश्त खाना चाहता था, लेकिन उसे बहुत जल्दी ये मालूम हो गया कि उसके दांत इस कदर नुकीले नहीं हैं कि वो इस गोश्त को कच्चा खा सके। तो वो भागकर बाजार गया और वहाँ से बुच्चर नाइफ ले आया। अब बुच्चर नाइफ लेके आया तो उसे रेनी के गोश्त के टुकड़े करना स्टार्ट किए। जी हाँ नाजरीन, उसने ना सिर्फ टांग के टुकड़े किए बल्कि रेनी के चेस्ट के, बैक के और टांगों के मुख्तलिफ हिस्सों के गोश्त को उसने काटा और काट कर फ्रिज में फ्रीज कर लिया। ऐसे ही 2 से 4 दिन तक रेनी के गोश्त को कच्चा और पकाकर खाता रहा। अब 4 दिन गुजरे तो रेनी की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई। अब आइजे को ये समझ आ गई थी कि वो बहुत दिन तक रेनी की बॉडी को घर पे नहीं रख सकता। तो उसने किया क्या? उसने किया ये कि उसने 2 ब्रीफ केसेस में रेनी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें भर दिया और भर कर शहर से बाहर उसे फेंकने चला गया। जब वो फेंकने गया तो रास्ते में उसको लोगों ने देखा और इस अमल को करते हुए पहचान लिया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। जब ये सारा सिनेरियो हुआ तो फ़ौरन ही पुलिस ने आइजे को अरेस्ट कर लिया।
जब यह खबर जापान में आइजे के बाप तक पहुंची तो उसने पल भर में ही डिफेंस लॉयर आइजे के लिए करवा लिया। डिफेंस लॉयर ने इस मुद्दे को इस तरह से बुनियाद बनाकर पेश किया कि आइजे एक साइकोपैथ है, मुजरिम नहीं है। कोर्ट भी वकील के दलाइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकी, तो कुछ ही अरसे में आइजे को जेल से छुड़वा कर उसे हॉस्पिटल में, साइकोपैथ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जहां उसने तकरीबन फ्रांस में 3 से 4 साल का अरसा गुजारा और उसके बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब तक आइजे जिंदा रहा तब तक उसने आज़ाद ज़िंदगी गुजारी। उसने 1 साल रीनी के कत्ल पर एक किताब लिखी जो कि उस साल जापान में बेस्ट सेलिंग बुक करार पाई। इसके अलावा क्योंकि वो इंसानी गोश्त खा चुका था तो जापान में उसे मुख्तलिफ फूड फेस्टिवल्स पे एज अ जज इन्वाइट किया गया। लेकिन जापान और पूरी दुनिया में कुछ ऐसा तबका भी था जो कि आइजे के इस अमल को मुजरिमाना अमल समझती थी और इस चीज़ पर एहतजाज करती थी कि आइजे को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये आप बताएंगे नाजरीन, क्या आइजे को सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्या वो वाकई एक साइकोपैथ था? और क्या रेने को उसका इंसाफ मिला? ये आप बताएंगे हमारे कमेंट्स में, और मैं लेके आऊँगा अगली स्टोरी आपके लिए ईरान से। तब तक के लिए मुझे ताज़ीम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।